आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री की थ्योरी की ये क्लास होने वाली है और ये हमारी क्लास यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इस क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक परिचय आपको देना चाहता हूं, एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं आपसे एक बार पुनः मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से रहेगी और जो हमारा दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको मैं टारगेट करके ये थ्योरी की बैच आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री बैच है। कंप्लीट मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी गणित विषय है, गणित विषय जो है इसका 3 हिस्से में मुख्य रूप से इसको बांटा जा सकता है। गणित विषय को 3 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक है हमारी जो अंक गणित कहलाती है, एक हमारा अंक गणित कहलाता है। एक है जो हमारा बीज गणित कहलाता है, बीज गणित कहलाता है। और एक शाखा है जिसको हम लोग ज्यामिति भी कह सकते हैं, ज्यामिति, या इसको रेखा गणित भी सभी लोग कहते हैं, रेखा गणित भी कहा जाता है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। इस क्लास से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सिलेबस का एक अभिन्न अंग है, एक बेहतर हिस्सा है उसका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी अंक गणित होती है, तो अंक गणित में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो अंक गणित में कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे मान लीजिए जोड़ने का क्रिया हो गया, घटाने का क्रिया हो गया, गुणा करने का क्रिया हो गया, भाग देने की क्रिया हो गई, हम लोग अंक गणित के अंतर्गत कैलकुलेशन सीखते हैं। समझ लिए, कैलकुलेशन हम लोग अपने कैलकुलेशन हम लोग इस अंक गणित के अंतर्गत सीखते हैं और जानते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन में वही फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, जोड़ने की क्रिया हो गई, घटाने की क्रिया हो गई, गुणा करने की और डिवाइड यानी भाग देने की क्रिया, यही करते हैं हम लोग। अंक गणित में प्राय क्या करते हैं कि अंकों को हम जोड़ने का, कैसे जोड़ा जाता है ये सीखते हैं, कैसे घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बीच में थोड़ा सा लाइट कट गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अंक गणित में हम लोग क्या सीखते हैं, जोड़ की क्रिया सीखते हैं, घटाने की क्रिया सीखते हैं, गुणा की क्रिया सीखते हैं और भाग देने की क्रिया सीखते हैं। यानी संख्याओं के साथ हम लोग जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये हम लोग सीखते हैं। उसके बाद से बात आ जाएगी आपके बीज गणित की। बीज गणित को जिसको इंग्लिश में एलजेब्रा कहा जाता है, बीज गणित को इंग्लिश में एलजेब्रा कहा जाता है। और एलजेब्रा में क्या होता है कि यहाँ पर संख्या के स्थान पर यानी डिजिट यानी अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर किसके स्थान पर, तो अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हो जाता है। अंकों के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाता है, तो अंकों के स्थान पर आपके कैरेक्टर यानी लेटर आ जाते हैं। ठीक है ना, ए से जेड तक के जो लेटर होते हैं, इनसे रिलेटेड जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या यह कहें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग बीजगणित के अंतर्गत पढ़ते हैं।
और जो आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री की टॉपिक है, इसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो हम लोग रेखा गणित के नाम से, बचपन में तो हम लोग रेखा गणित के नाम से ही इसको जानते थे। आप भी अपने बचपन में रहे होंगे, जब आप क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ते रहे होंगे, तो आपको हो सके तो कुछ बच्चों को ये जो ज्योमेट्री की शाखा होती है बहुत सिंपल और आसान लगती है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कठिन लगती है। उनको लगता है कि मुझे ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है। अगर वो इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस क्लास को हमारी पूरी ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ज्यामिति और ज्यामिति कहिए या रेखा गणित कहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो ये रेखा गणित यानी ज्यामिति की जो क्लास है, ये किसके लिए है? तो मेन रूप से जो हमारा सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ज़्यादा टारगेट करते हुए है। और हालांकि पढ़ना सबके लिए सेम ही है। यूपी टेट के लिए भी अगर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री सबके लिए वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्वेश्चन का फंक्शन बदलता है, थ्योरी नहीं बदलेगी, थ्योरी तो वही रहेगा। जो बिंदु की परिभाषा है वो बदल थोड़े जाएगी कि यूपी टेट के लिए अलग हो जाएगी, सुपर टेट के लिए अलग हो जाएगी और सी टेट के लिए अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये हमारी थ्योरी की क्लास है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का मैं आपको परिचय दूंगा। तो ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द हमारा है ज्या प्लस मिति। ज्या प्लस मिति। ज्या शब्द का अर्थ क्या होता है और मिति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्या शब्द का अर्थ आपका होता है भूमि। ज्या शब्द का अर्थ होता है भूमि, या कहें कि पृथ्वी। ज्या शब्द का अर्थ हमारा होता है भूमि या पृथ्वी। और मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी भूमि या पृथ्वी पर हमारी इन आँखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस भूमि पर, पृथ्वी पर हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपके सामने आपकी मोबाइल दिखाई दे रही है, आपका ईयरफोन दिखाई दे रहा है। जितनी भी चीज़ें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं या हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका हम लोग मेजरमेंट यानी उनके बारे में मापन, उनकी गणित जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, वो शाखा हमारी ज्यामिति के अंतर्गत आती है। यानी आपके सामने आपके घर की दीवार दिख रही होगी, तो आपके अपने दीवार की मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो आप किस गणित को जानते रहेंगे तो अच्छे से अच्छे मापन कर पाएंगे, तो हो जाएगी ज्यामिति। जैसे मान लीजिए कि मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो जो आर्किटेक्चर वगैरह से लोग अपने घर का नक्शा वगैरह बनवाते हैं, तो उनको किस चीज़ की नॉलेज सबसे बेहतर होती है? तो उनको ज्योमेट्री की नॉलेज सबसे बेहतर होती है। ठीक है, तो हम लोग ज्यामिति को 2 हिस्से में जानते हैं कि ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी यह कह सकते हैं कि भूमि या पृथ्वी पर दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उसका मापन हम लोग जिस गणित के शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, वही हमारा ज्योमेट्री कहलाती है। कुछ लोग उसको रेखा गणित भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, सपोज करिए कि कोई मकान है, मान लीजिए कि कोई ये घर है, आपका भी मकान होगा, आपका घर होगा। सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपका घर है, मकान है, ठीक है, ये आपका घर है या मकान है। अब आपको पता होगा कि किसी भी घर को या मकान को बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट किसी की भूमिका है, तो वो होती है नींव की। किसकी आवश्यकता होती है? नींव की। नींव पर ही वो खड़ा है, नींव पर ही क्या है, मकान हमारी खड़ी है। सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके बेस की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, बेस। या इसी को अगर ज्योमेट्री के भाषा में समझे
तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा आपको पहले सीखना है तो ज्योमेट्री की बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, तब आप उससे ज़्यादा उसकी चीज़ों को जान पाएंगे। यानी अगर हमको ज्योमेट्री को शुरुआत करना है तो उसके बेसिक को सबसे पहले हमें जानना होगा, ठीक है। उसके बाद से बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, यानी घर में आपके दीवार बनी है, दीवार में छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं, ईंट से ऐसे करके आपका मकान पूरा तैयार हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मकान में छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये पूरा मकान बना हुआ है। उसी तरह अगर हम ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, तो अनेक छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि उन छोटी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते रहेंगे या आप नहीं जानते रहेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे, कैसे उसको बना पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग ज्योमेट्री को शुरू करेंगे तो एकदम ग्राउंड लेवल से, मैं बोला हूँ कि ये हमारा बैच बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत हो रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहली डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला डिफिनीशन क्या है? ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सरफेस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानना है? सरफेस के बारे में। सरफेस को हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है तल या पृष्ठ कहा जाता है, तल या पृष्ठ कहा जाता है, तल या पृष्ठ। इंग्लिश में उसको सरफेस कहा जाता है। तल या पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए, तल या पृष्ठ हम किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु का, आप अपनी मोबाइल में, आप ये वीडियो हमारी अपने मोबाइल में आप देख रहे हैं, या किसी भी वस्तु, मान लीजिए चेयर पर बैठे होंगे, टेबल पर बैठे होंगे, या अपने बेड पर लेटे होंगे, या किसी कहीं पर न कहीं पर तो होंगे ही, ठीक है। तो आप किसी न किसी वस्तु के टच में ज़रूर होंगे, किसी न किसी वस्तु के टच में ज़रूर होंगे, या मोबाइल को अपने हाथ में ऐसे पकड़े होंगे और ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, मोबाइल हो या हमारी आंखों से जितनी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा जो सबसे टॉप में होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा। क्या सबसे ऊपरी हिस्सा? जैसे मान लीजिए कि ये हमारी स्किन है, तो स्किन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जो हमारा ये चमड़ी है, ठीक है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा ये है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, या टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वह उस वस्तु का पृष्ठ कहलाता है। आप मोबाइल का जो हिस्सा पकड़े होंगे तो एक किसी न किसी पृष्ठ को आप पकड़े होंगे, किसी एक पृष्ठ में आप वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी मोबाइल का ऐसा हिस्सा है उसमें आप वीडियो देख रहे हैं, उसी को तल या पृष्ठ कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा या सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग छूकर महसूस कर सकते हैं, वही तल या पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। यही हो गया तल या पृष्ठ। अब तल और पृष्ठ के बारे में हम लोग जानेंगे कि तल और पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। तल और पृष्ठ कितने तरह का हो सकता है? मान लीजिए आप किसी वस्तु को छू रहे हैं, तो किसी वस्तु का तल खुरदुरा हो सकता है, खुरदरा हो सकता है। किसी वस्तु का तल जो हो सकता है मुलायम हो सकता है, किसी वस्तु का तल मुलायम हो सकता है। किसी वस्तु का तल आप देख रहे होंगे तो सभी जगह समान हो सकता है, सभी जगह समान रहेगा, किसी वस्तु का तल ऐसा भी होता है। किसी वस्तु का तल मोड़दार होता है, मोड़, उसमें मोड़ रहेंगे या मोड़दार होता है, मोड़दार। इसी को अगर शुद्ध शब्द में कहा जाए गणित के तो वक्र होता है, वक्र, मोड़दार मतलब वक्र तल होता है, ठीक है, वक्र तल होता है। और जब सभी जगह समान होता है यानी हर जगह बराबर होता है, इसको हम लोग समतल कहते हैं। इसको अगर शुद्ध शब्द में कहा जाए तो सम और तल, ऐसा तल जो सभी जगह समान हो, समतल कहलाता है।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा थोड़ा है कि सभी वस्तु मुलायम ही होंगी, कुछ वस्तु खुरदुरा हैं। किसी वस्तु का मान लीजिए कि वॉलीबॉल आप अगर छूते होंगे, वॉलीबॉल जो खेलने वाली है, क्रिकेट की जब गेंद आप अपने हाथ में पकड़ते होंगे तो जो आपको जैसा फीलिंग होता होगा या जैसा उसका सरफेस है वैसा सरफेस आपके दीवार का नहीं। आपको दीवार पर अगर हाथ चलाना है तो आपके दीवार पर ऐसे हाथ चलेगा, ठीक है। इस पर अगर मान लीजिए हमको हाथ चलाना है तो इस पर हमारा हाथ ऐसे चलेगा, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हमें मिटाना है तो ऐसे चलेगा, सपोज करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सभी वस्तुओं का सरफेस एक जैसा नहीं होता है। किसी वस्तु का सरफेस खुरदुरा हो सकता है, किसी वस्तु का सरफेस मुलायम हो सकता है, किसी वस्तु का सरफेस सभी जगह समान यानी इक्वल हो सकता है, किसी का मोड़दार या वक्रतल हो सकता है। कैसा? मोड़दार या वक्रतल, कर्व हो सकता है, इंग्लिश में कर्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको तल या पृष्ठ के बारे में पता हो गया है कि किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा जिसको हम लोग छू कर या टच करके महसूस कर सकते हैं वही उसका तल कहलाता है, ठीक है। अगली डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला डिफिनीशन आ गया प्लेन। प्लेन को हिंदी में कहें तो समतल कहा जाता है। प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है। प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है। समतल एक ऐसा तल होता है जो सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है। समतल कैसा तल होता है? तो सभी स्थान पर ये समान होता है, सभी स्थान पर समान होता है, यानी बराबर होता है। समतल जो अब आपका होता है सभी स्थान पर समान होता है। जैसे आपके घर में शीशा होगा, चेहरा देखने वाला बड़ा शीशा होगा, छोटा शीशा होगा, आप शीशा देख रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपकी कैसी है? समतल है, बिल्कुल। आपके घर की दीवार कैसी है? समतल है। आप जो किताब कापी आप पढ़ते हैं, जो पेज एक देखते हैं तो पेज वगैरह कैसा होता है? समतल होता है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड कैसा है? समतल है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो होता है कैसा होता है? समतल होता है। दरवाज़ा कैसा होता है? समतल होता है, ठीक है ना। टेबल मेज के ऊपर जहाँ पर आप किताब कापी रख के पढ़ते होंगे वो कैसा होता है? समतल होता है। ये समतल के तमाम उदाहरण हैं जिसका तल सभी जगह समान होता है, ठीक है। उसी को हम लोग समतल कहते हैं। समतल के बारे में अब हमको जानना पड़ेगा कि समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, वो होता है एक हमारी लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। समतल में कोई मोटाई नहीं होती है और कोई ऊंचाई नहीं होती है, यानी ऊंचाई कहें, समतल में ऊंचाई कहें या मोटाई कहें, ये नहीं पाया जाता है। ये दोनों नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों नहीं पाया जाता है। ऊंचाई और मोटाई नहीं होती है किसी भी समतल में, ठीक है। नॉर्मल इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है, आपको प्रश्न बना सकता है आपसे कि किसी समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये समतल देखने में कैसा होता है? तो आपके घर का शीशा देखने में कैसा होता है? ऐसे चतुर्भुजाकार होगा। समतल देखने में ऐसा होता है और इसमें क्या पाई जाती है? लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन कैसी लंबाई और चौड़ाई, कितनी लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, आपसे प्रश्न हो सकता है। तो एक समतल देखने में ऐसा होता है और इसको चारों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, चारों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है या फैलाया जा सकता है। चारों दिशाओं में अनंत तक इसको बढ़ाया या फैलाया जा सकता है, ठीक है। यानी अनंत तक इसका विस्तार होता है। तो जब इसका विस्तार अनंत तक होगा तो हम इसकी लंबाई के बारे में तब समझ सकते हैं कि अनिश्चित लंबाई इसकी होती है। कैसी लंबाई होती है? अनिश्चित लंबाई, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। चौड़ाई भी अनिश्चित होती है, ठीक है ना। यानी डेफिनिट नहीं होती, डेफिनिट और इनडेफिनिट होता है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई डेफिनिट नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित लंबाई होती है, ठीक है। यानी समतल को चारों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है,
ठीक है। लेकिन दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर मान लीजिए कि ये समतल है, मुझे इसको मिटाना है तो मैं कैसे मिटा सकता हूँ? देखिए लंबाई में मिटा रहा हूँ और ये चौड़ाई में मिटा रहा हूँ, इसी तरह नहीं इसको मिटा सकता हूँ एक समतल को, ठीक है। यानी समतल पर अगर हमें हाथ चलाना है तो चाहे तो हम लंबाई में चला सकते हैं चाहे चौड़ाई में, ऊंचाई में उससे बाहर आएंगे तो उससे टच हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी एक समतल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, अनिश्चित लंबाई अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। आपको ये डिफिनीशन प्लेन की समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आ गया फिगर। ज्योमेट्री में मैं बताया हूँ कि ज्यामिति में हम लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में हम लोग मेजरमेंट या मापन पढ़ते हैं तो फिगर के बारे में पढ़ते हैं। फिगर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आकृति कहा जाता है। फिगर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आकृति कहा जाता है। आकृति तो आप लोग समझ सकते हैं, या कहिए कि फिगर को चित्र कहा जाता है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं? आकृति और चित्रों के बारे में ही तो पढ़ते हैं और उसी के गुणों को जान जाते हैं, प्रॉपर्टीज को जान जाते हैं, ठीक है। तो आकृति या चित्र फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब फिगर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जितने भी फिगर के बारे में आप लोग आज तक पढ़ते आए होंगे। एक फिगर होता है बिंदु हो गया, सपोज करिए कि रेखा हो जाती है, किरण हो जाता है, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया, रेखाखंड हो जाता है, उसके बाद से त्रिभुज हो जाता है, मान लीजिए चतुर्भुज आपका हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है मान लीजिए। इस तरह जितनी भी आकृति हम लोग पढ़ते हैं, फिगर देखते हैं। आपका मान लीजिए घनाभ हो गया, सपोज करिए कि आपका क्या हो गया? घनाभ हो गया, मान लीजिए घनाभ की आकृति हो गई, आपको दिखाई दे रहा है घनाभ की आकृति हो गई, घन की आकृति हो गई। ये सब चित्र हैं, आकृतियां हैं। और ज्योमेट्री में जितनी भी आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ज्योमेट्री में आने वाली आकृति यानी ज्यामितीय आकृति क्या कहा जाता है? ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। इन सभी फिगर्स को क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति। ये भी एक ज्यामितीय आकृति है, ये भी एक ज्यामितीय आकृति है, ये भी क्या है? ज्यामितीय आकृति। ये भी क्या है? ज्यामितीय आकृति है हमारा, ये भी ज्यामितीय आकृति है। और हम ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये भी एक ज्यामितीय ही आकृति है, ठीक है। यानी आकृतियाँ। अब आकृति के बारे में भी कुछ जानना में है। आकृतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। आकृतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की आकृति पाई जाती हैं, ठीक है। आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होता है 2D और एक होता है 3D। आकृतियाँ भी दो तरह की होती हैं, 2D आकृति होगी और एक 3D आकृति होगी। एक हमारा होता है 2D और एक होता है क्या? 3D। यानी आकृति दो तरह की होगी, एक होती है 2 डायमेंशन और एक होती है 3 डायमेंशन। जिसमें दो भुजाएं पाई जाती हैं, 2 डायमेंशन पाई जाती है, उसको 2D फिगर कहा जाता है। और जिसमें तीन विमाएँ या 3 भुजाएं पाई जाती है उसको 3D फिगर कहा जाता है। जैसे मैं अभी घन या घना बनाया था, आपका मकान है तो मकान कैसा फिगर है? 3D फिगर है। हम लोग अपने आँखों से जो देख रहे हैं सारी चीज़ों को किस में देख पाते हैं? 3D में देख पाते हैं, ठीक है। 2D में नहीं देख पाते। 2D का मतलब ये होता है कि 2D में सिर्फ और सिर्फ हमारी दो चीज़ें पाई जाती है। मान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी? तो हमारा लेंथ पाया जाएगा और ब्रीड्थ मतलब चौड़ाई। यानी 2D फिगर में लंबाई और चौड़ाई बस पाई जाती है, मतलब 2 डायमेंशन पाई जाती है बस। और जो 3D फिगर होता है, 3D फिगर में हमारा तीनों चीज़ें पाई जाती है, लंबाई भी पाई जाएगी, चौड़ाई भी पाई जाएगी और ऊंचाई भी पाई जाती है, लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट। जिस फिगर के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी होती हैं। सॉरी, 1 मिनट, लाइट कट गई, 1 सेकंड के लिए। सॉरी, लाइट कट गई थी बीच में। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि 2D फिगर और 3D फिगर। 2D फिगर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन पाई जाती हैं, 2 भुजाएं पाई जाती हैं और वो है मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई। 3D फिगर होता है तो 3D फिगर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जैसे 3D का अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो 3D फिगर के उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आपका घन हो गया, घनाभ हो गया,
घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ हो गया, उसके बाद से बेलन हो गया, बेलन जिसको सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से शंकु हो गया, गोला हो गया, गोला यानी स्फेयर जिसे कहा जाता है, ठीक है। 2D फिगर में तो आप जानते ही होंगे, पॉइंट बिंदु हो गया, रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तमाम आकृतियाँ हैं, विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको आकृति के बारे में समझ में आ रहा होगा कि आकृति कितने तरह की होती है। आकृति 2 तरह की होती है, ठीक है। आकृति 2 तरह की होती है, एक 2D फिगर हमारा होता है और एक 3D फिगर होता है। सबसे पहले हम लोग इस ज्योमेट्री की थ्योरी की क्लास में सबसे पहले 2D फिगर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास है हमारी बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं ज्योमेट्री आती होगी उनको ज्योमेट्री पूरी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, फिगर के बारे में मैं आपको बता दिया, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया सबसे पहला ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको ज्यामिति कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है, जिसको हिंदी में अगर कहें तो क्या कहा जाता है, बिंदु, ठीक है। किसी भी फिगर का शुरुआत यहीं से होता है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की जो सबसे छोटी कड़ी है, जो एटम कहलाती है, परमाणु कहलाती है, तो ये समझ लीजिए कि ये ज्योमेट्री का एटम है, परमाणु है, ये सबसे छोटा कण है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बिना सारे के सारे लोग अधूरे हैं। बिंदु के बिना सारे के सारे लोग अधूरे हैं, ज्योमेट्री में जितने लोग होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बिंदु यानी पॉइंट किसे कहते हैं हम लोग, बिंदु किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई समतल है, ये समतल है और समतल में ये हो गया हमारा पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जब भी हम ज्योमेट्री में, ज्यामिति में बिंदु को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको ए भी लिख सकते थे, बी भी मैं लिख सकता था, सी कुछ भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो ये ए हो गया हमारा, मान लीजिए बिंदु ए है। अब बिंदु के बारे में डिफिनीशन हम लोग जानेंगे कि क्या होती है। तो बिंदु एक हमारी ज्योमेट्री में मैं जितना फिगर आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो एक शब्द उसके पीछे लगाना आप लोग सीख लीजिएगा कि सभी के सभी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति या आकृति कहते हैं। सभी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सभी फिगर को ज्यामिति आकृति कहते हैं। सभी फिगर को हम लोग ज्यामिति आकृति कहते हैं, ठीक है। जितने फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज एक ज्यामिति आकृति है, रेखा एक ज्यामिति आकृति है, बिंदु एक ज्यामिति आकृति है, यानी सभी के सभी ज्यामिति आकृति है। तो बिंदु क्या होता है, तो बिंदु एक ऐसा ज्यामिति फिगर होता है या एक ऐसी ज्यामिति या आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई होती है और न ही उसकी कोई मोटाई या ऊंचाई होती है। बिंदु एक ऐसा फिगर है जिसमें लंबाई नहीं पाई जाती है, चौड़ाई नहीं पाई जाती है, ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ऊंचाई या मोटाई जिसको कहते हैं, मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस कहा जाता है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी बिंदु में न लंबाई पाई जाती है, न चौड़ाई पाई जाती है और न ही मोटाई पाई जाती है। तो आखिरकार बिंदु होता क्या है, बिंदु होता है लेकिन उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। वो होता क्या है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में कोई रेस का कार्य हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में दौड़ लगाना है। रेस हो रही है, बाइक की रेस हो रही है, कार की रेस हो रही है, या मनुष्य अपने में आपस में बच्चे दौड़ने वाले हैं सपोज करिए। तो यहाँ से दौड़ हमें कराना है और यहाँ तक दौड़ समाप्त करा देना है हमको, ठीक है। तो जब बच्चे यहाँ पर खड़े रहेंगे तो उनकी इस स्थिति को दिखाने के लिए हम पॉइंट का प्रयोग करते हैं, और इस भी स्थिति को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉइंट का प्रयोग करते हैं। यानी पॉइंट क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो इट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। यह एक पोजीशन का मार्क होता है, चिन्ह होता है,
किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर नीचे एक बिंदु से दिखा, जैसे पहले मैं यहाँ खड़ा था, फिर मैं जस्ट आगे आ गया तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, ये क्या, अब नीचे क्या लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पर थे, कोई बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है और कोई बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है, कोई दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है। तो इसका पोजीशन जस्ट यहाँ का दिखाने के लिए इस बिंदु से दिखाएंगे, इसका पोजीशन जस्ट यहाँ दिखाने के लिए इस बिंदु से दिखाया जाएगा, इसका पोजीशन इस बिंदु से दिखाया जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं कि इट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन। यानी बिंदु क्या होता है, किसी भी स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दिखाता है, किसी भी पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डिफिनीशन आपको समझ में आ रही होगी। बिंदु के बारे में और कुछ नहीं होते, बिंदु में कोई लंबाई ही नहीं पाई जाती है, कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती और कोई मोटाई या ऊंचाई पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस सबको नोट भी कर रहे होंगे, नोट भी करते रहिए। अगर आपको इच्छा रहेगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इसको PDF के फार्म में अगर आपको चाहिए तो PDF के फार्म में भी ये आपको मिल सकता है। ठीक है ना, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्म भी इसका दे दूँगा, 9795224657। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके लिख दीजिएगा कि ज्योमेट्री की हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बस मैं आपका समय लूँगा। चलिए, बिंदु के बारे में सब समझ में आ गया, सारा पॉइंट समझ में आ गया। यही 3 मुख्य पॉइंट है कि इसकी कोई न लंबाई, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई या मोटाई। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अब अगले डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली डिफिनीशन आ गई लाइन। लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। रेखा क्या होती है, तो एक ज्यामितीय आकृति होती है। मैं बताया हूँ अभी जस्ट पहले ही मैं आपको बताया हूँ कि आप एक शब्द सीख लीजिए, किसी भी फिगर को आप कह सकते हैं कि यह एक ज्यामितीय फिगर है। ठीक है, चलिए, तो रेखा भी हमारी क्या हो गई, एक ज्यामितीय आकृति हो गई। रेखा हमारी क्या हो गई, एक ज्यामितीय आकृति हो गई। अब रेखा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो रेखा में, रेखा दिखती कैसी है, सबसे पहले तो हम रेखा को बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा है। अब रेखा में होता क्या है, पाया क्या जाता है, रेखा में चीज़ें पाई क्या जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं रेखा में, देखिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेखा में असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। एक रेखा में अनगिनत बिंदु पाए जाते हैं, या यह कहें कि असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। असंख्य बिंदु पाए जाते हैं, असंख्य, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, या अनगिनत उसको कह सकते हैं, इनडेफिनिट कहा जाता है। ठीक है ना, यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा बनती है। यानी छोटे 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 जब बिंदु एक के करीब आने लगते हैं, आपस में जब करीब चिपकने लगते हैं, तो एक बिंदु का निर्माण होने लगता है और ऐसे करके रेखा का निर्माण होने जा। देखिए जब बिंदु आपस में धीरे 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 चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जा रहा है, रेखा हमारी तैयार होती चली जा रही है। ठीक है, तो कितने बिंदु आपस में चिपक रहे हैं हम तो जान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है, तो रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रेखा कई तरह की होती है, रेखा भी कई तरह की होती है, अभी मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ और पाई जाती है रेखा में, तो रेखा में पाया जाता है आपका, रेखा में लंबाई पाई जाती है। रेखा में क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। रेखा में क्या पाई जाती है, लंबाई। रेखा में चौड़ाई नहीं पाई जाती है। रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती और कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती है। एक रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है, और वो लंबाई भी कैसी होती है, तो रेखा में जो ये इधर तीर लगा हुआ है और ये इधर तीर लगा हुआ है, ये
इसको दिखा रहा है कि ये रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक गई हुई है, अनंत तक फैली हुई है। मतलब इधर भी ये रुक नहीं सकती और इस दिशा में भी ये रुक नहीं सकती। तो जब रुकेगी ही नहीं कभी, दोनों दिशाओं में फैलाया जा सकता है। अगर एक आसान भाषा में और समझें तो सपोज करिए कि आपके पास रस्सी का एक ऐसा गट्ठर है कि जिसको आप ओपन करते जाइए, खोलते जाइए, लेकिन वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वही रेखा होती है। तो जब समाप्त ही नहीं होगी तो आप उसकी लंबाई बता पाएंगे? इतना तो जान सकते हैं कि हाँ उसमें लंबाई पाई जाएगी, ऐसे धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। तो लंबाई तो पाई जाएगी, लेकिन कैसी लंबाई? अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। लंबाई भी कैसी होती है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित लंबाई पाई जाती है आपकी। एक रेखा में कैसी लंबाई पाई जाती है? अनिश्चित लंबाई। और चौड़ाई और ऊंचाई आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखा में लंबाई तो पाई जाती है लेकिन अनिश्चित पाई जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा का हम लोग प्रकार देखेंगे। रेखा का प्रकार हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा का हम लोग प्रकार देखने वाले हैं। चलिए, पहला रेखा होता है हमारा जिसको कहते हैं सीधी रेखा। पहली रेखा जो हमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीधी रेखा कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होती है वक्र रेखा। दूसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? वक्र रेखा। तीसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है, सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में सीधी रेखा को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। सीधी रेखा ये हो गई, ये हमारी सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन। यानी सीधी रेखा होगी जो एकदम सीधे पथ में चलेगी, जिस दिशा वो नहीं चेंज करेगी अपना। जिस दिशा में निकल चुकी हैं, रेखा में दो दिशाएं होंगी, एक इस दिशा को, एक इस दिशा को, इसकी दिशा नहीं चेंज होगी, वो सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा कभी अपनी दिशा को नहीं चेंज करती है। जैसे मान लीजिए कि इस दिशा को निकल गई है तो ये सीधी रेखा है, ये अपनी दिशा को नहीं चेंज करेगी। ये नहीं कि इस दिशा में जा रही है फिर इधर निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस दिशा में जा रही हो तो ऐसा नहीं कि इधर निकल जाएगी, चाहे इधर निकल जाएगी। रेखा क्या होती है कि सीधी जिन दिशाओं में जाती है अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद से आएगा हमारा वक्र रेखा, जिसको इंग्लिश में कर्व लाइन कहा जाता है। वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी वही मोड़दार वाला, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। कर्व लाइन का मतलब यही होता है, समुद्र की लहरों वाली लाइन, जैसे ऐसे ऐसे करते हुए, डांस करते हुए जो चलेगी, जो लाइन चलेगी, स्नेक के स्टाइल में, जो सर्प वगैरह चलते हैं, सर्प के, ठीक है ना। नागिन डांस जो किया जाता है, नागिन डांस वाला स्टाइल किसका है? वक्र रेखा का है। और इस नागिन डांस को, इस नागिन को मारा किससे जाएगा? इस नागिन डांस वाले स्नेक को मारा जाएगा सीधे डंडे से। स्ट्रेट लाइन से मारा जा सकता है, सीधे डंडे से पीटा जाएगा उसको। ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा। लेकिन ये एक ऐसा डंडा है कि इसको कोई उठा भी नहीं सकता, इसकी लंबाई अनिश्चित है, पता ही नहीं है, आप उठाएंगे तो कहाँ से उठेगी। ठीक है ना, उसका भी सॉल्यूशन अभी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि जो सीधी रेखा वाला डंडा है, आपको सर्प को मारना है, आपको इतना बड़े डंडे की आवश्यकता है, इतने बड़े डंडे की, और वो तो अनंत तक गई हुई है, तो कैसे अब काम चलेगा अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बात आएगी जिग जैग लाइन की। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसे होती है? ये स्ट्रेट ही चलती है, ये भी स्ट्रेट चलती है, लेकिन दिशा बार बार चेंज करती रहती है। वक्र रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इन दोनों का एक ही नियम है कि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। जैसे देखिए, वक्र रेखा पहले क्या था? पहले इसकी दिशा ये थी, लेकिन फिर दिशा ऊपर की तरफ हो गई, फिर दिशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो फिर नीचे की तरफ दिशा हो गई, फिर यानी दिशा बार बार इसकी चेंज होती जा रही है। और टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसी होती है, ये सीधे सीधे चलेगी लेकिन ऐसे चलेगी, जिग जैग लाइन।
जैसे ब्रश वगैरह आप लोग करते हैं, दातुन वगैरह करते हैं, तो जो जिग जैग मोशन में करते हैं आप लोग, ऐसे सीधे नीचे ऐसे करके, ठीक है। ये जिग जैग लाइन हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी हमारी। चलिए, ये तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई, जिग जैग लाइन हो गया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेखा के बारे में आपको बता दिया, रेखा 3 प्रकार का होता है। एक हमारी सीधी रेखा हो जाएगी, एक हमारा वक्र रेखा हो जाएगा, और एक हमारी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी, जिग जैग लाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। रेखा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो अनिश्चित लंबाई बस पाई जाती है। रेखा में लंबाई पाई जाती है, कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है, यानी कोई चौड़ाई नहीं और कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, वो जो डंडा जो स्नेक को मारना था, उस डंडे की बात हो रही है। कुछ करना नहीं है, जैसे ये मार्कर है, मुझे लिखने के लिए इतने बड़े मार्कर की आवश्यकता है, तो ये क्या किया हूँ मैं, उसी बड़े वाले डंडे या समझ लिए कि उस अनिश्चित लंबाई वाले मार्कर से मैं तोड़ के निकाल लिया हूँ, यानी लाइन का एक सेगमेंट ले लिया हूँ। सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा ले लिया हूँ, यानी उसी बड़ी वाली लाइन का मैं एक टुकड़ा ले लूँगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेखा खंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रेखा खंड कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी रेखा का एक टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए रेखा में कुछ चीज़ें छूट रही थी, छूट क्या रही है, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए कि जो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो स्ट्रेट लाइन को दिखाते कैसे हैं, इसका नामकरण कैसे किया जाता है ज्योमेट्री में। अगर नाम लिखना रहेगा तो इसको कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए इधर लिख दे रहे हैं, कैपिटल बी इधर लिख दे रहे हैं, यानी इधर ए दिशा तक मतलब ए तक जाएगा, इधर बी तक जाएगा। बी अब निश्चित नहीं है कि कहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसको अगर दिखाना रहेगा तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ए बी रेखा है, ए बी रेखा, या इसको बी ए रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दिखाने के लिए, ए बी रेखा भी इसको लिख सकते हैं, बी ए रेखा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लाइन सेगमेंट पर आते हैं। लाइन सेगमेंट किसी भी रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखा का किसी भी रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो। रेखा की तो लंबाई अनिश्चित थी, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 मीटर के डंडे से मारना है स्नेक को, तो 10 मीटर डंडा मैं उसी रेखा में से काट चुका हूँ। यहाँ काटा हूँ, जहाँ से पहले बिंदु ए पर काट दिया हूँ और दूसरा बिंदु बी पर काट दिया हूँ। वो रेखा ये डांसिंग करते हुए जा रही थी दूर तक, मैं इसी में से ये 10 मीटर का मैं डंडा काट लिया हूँ अपना। किसके लिए काटा हूँ, जो ये नागिन था इसको मारने के लिए, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेखाखंड हमारा होता है क्या होता है, किसी भी रेखा का एक टुकड़ा होता है, उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है, तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, यानी रेखाखंड में लंबाई पाई जाती है, इसमें भी चौड़ाई नहीं पाई जाती है और कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं पाई जाती है। मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा रेखाखंड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया रे, यानी किरण आ गई। किरण ये होता है, किरण के बारे में जैसे मान लीजिए रे को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो किरण कहा जाता है। रे को हिंदी में किरण कहा जाता है। अब किरण क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये सूर्य हमारा एक निश्चित होता है और सूर्य से तमाम किरणें निकलती हैं, सूर्य से तमाम किरणें हमारी निकलती हैं, ठीक है। सूर्य से तमाम किरणें निकलती हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ये किरण भी एक रेखा होती है, लेकिन कैसी रेखा होती है, तो किरण हमारी एक ऐसी रेखा होती है जिसको हमें ये पता है कि वो कहाँ से निकली हुई है। हमको ये पता है कि वो कहाँ से निकली हुई है, ठीक है ना। कि ये किरण मान लीजिए कि यहाँ सूर्य से निकल रही है, तो हमको पता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है, यानी जो किरण होती है, देखिए ये किरण है, तो किरण का ये हमारा कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु किरण का
प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता रहता है, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है। इसी को इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, प्रारंभिक बिंदु को ही इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु, किसी भी किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है, लेकिन उसका अंतिम कहाँ हो रहा है, इंड कहाँ कर रही है, तो इसका इंड किधर होगा, द इंड किधर होगा हमको नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन ये निकली कहाँ से है, मान लीजिए इसको ओ नाम मैं दे दे रहा हूँ और इधर ए तक जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए किरण हो जाएगी। ओ से शुरू हुई है, ए तक गई है ओ ए किरण। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए ओ नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ओ नहीं लिख सकते हैं। ए ओ का मतलब ये हो जाएगा कि ए से शुरू हुआ है, ओ तक गया है। लेकिन यहाँ तो बात अलग दिखाई दे रहा है, फिगर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी रे यानी किरण के बारे में भी आपको समझ में आ रहा होगा। किरण क्या है, वो भी एक रेखा होती है, लेकिन जिसकी लंबाई कैसी होती है, इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है। लेंथ इसमें भी पाई जाती है, लेकिन लेंथ कैसी होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। मान लीजिए नहीं लिख रहा हूँ, चाहे लिख भी दे रहे हैं, इसकी लेंथ कैसी होती है, अनिश्चित होती है। लेंथ इसकी भी अनिश्चित होती है, लेंथ इसकी अनिश्चित होती है, ठीक है। इसमें भी कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है और कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती है किरण में भी, ठीक है। किरण का कार्य भी रेखा की तरह होता है। किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है। अब ये प्रारंभिक है कि अंतिम बिंदु है, ये भी क्लियर नहीं जल्दी हो पाता है, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं और इसी को अंत्य बिंदु भी कहते हैं। एक शब्द होता है हिंदी में अंत्य, अंत्य बिंदु भी इसी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से बहुत धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं आती होगी उनको भी आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला डिफिनीशन हमारा आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है इसको। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहा जाता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसे डांस करते हुए जा रही है, सपोज करिए, ठीक है, और किसी अन्य दिशा से भी एक रेखा डांस करते हुए आ रही है और इसमें टक्कर हो जाती है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे में टक्कर कर लेती हैं या एक दूसरे को कट कर देती हैं या एक दूसरे के ऊपर से होकर चली जाती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को कहा जाता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है मान लीजिए, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को, जहाँ ये इस बिंदु को मैं कह दूंगा कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहा जा सकता है इसको। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए इसको ओ नाम से मैं दे दे रहा हूँ और ये हमारा तो बिंदु ओ हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया और ए बी कामा सी डी ये दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि रेखा ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, रेखाखंड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। ये देखिए इंटरसेक्टिंग हो गए, कई बार इंटरसेक्ट हो सकता है, देखिए कई बार इंटरसेक्टिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होती हुई चली जाएं या एक दूसरे को कट कर दें या एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाए तो उसी को एक्सीडेंटल रे या उसी को हिंदी में कहें तो प्रतिच्छेदी रेखा या इंग्लिश में जाने तो इंटरसेक्टिंग लाइन उसी को कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। सबसे हमारी लास्ट परिभाषा आ गई पैरेलल लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो लाइन थी, डांस करते हुए जा रही थी तो इंटरसेक्ट कर दे। अब मान लीजिए कि दो रेखा ऐसी है जो ये डांस करते हुए जा रही है, एक रेखा ये है डांस करते हुए जा रही है और एक रेखा और भी डांस करते हुए जा रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पा रही, एक दूसरे का इनमें एक्सीडेंट कभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं एक्सीडेंट हो पा रहा है, क्योंकि इनके बीच की जो ये दूरी है,
जो इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये लंबवत दूरी है ट्रेन के पटरी के तरफ। ट्रेन की पटरी जब कहीं अगर कम और ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रेन क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जब एक्सीडेंट हो सकता है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, जो उनकी दो पटरियाँ हो जाएंगी वो प्रतिच्छेद कर देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी नहीं अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो क्लियर है कि उन दोनों पटरियों के बीच, दोनों पटरियों को कह सकते हैं कि दोनों पटरियां कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, समांतर यानी इनके बीच का अंतर समान है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। जो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जो नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा का सबसे बेहतर उदाहरण है रेल की जो पटरियाँ होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इस क्लास को स्टार्ट किया हूँ। बाकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप अपने साथी बंधु में इसको ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको क्लास आगे की भी क्लास समय से पढ़ना है, समय से उसके नोटिफिकेशन अगर आपको मिले तो उसके लिए बेल आइकन को आप लोग दबा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्लास समझ में आ गया। ये हमारा क्लास किसके लिए था, तो जो सीटेट का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपी टेट का भी ये हो रहा है कि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन यूपी टेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीटेट की उम्मीद ज़्यादा है कि सीटेट दिसंबर में एक बार हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो सीबीएसई का ये प्रयास रहता है कि एक वर्ष में वो 2 बार सीटेट कंडक्ट करा ले। ठीक है, जो ये पूरी क्लास है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी जो हमारा प्राइमरी लेवल का है और जो जूनियर लेवल का पेपर होता है, दोनों पेपर के लिए हम लोग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज तो मैं सारा बेसिक चीज़ें बताया हूँ, अगले दिन से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी 2D फिगर को और उनके सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे, सभी 3D फिगर और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, तो इस क्लास को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।